आज इस वीडियो में हम दो कुंडली के बारे में बात करेंगे, दोनों ही आईएएस ऑफिसर की। इतना डिफिकल्ट एग्जाम क्लियर करके आईएएस बनकर एक आगे चल के कॉन्स्टिट्यूशनल हेड बने और दूसरे के घर पर रेड पड़ गई, करोड़ों का सामान सीज हो गया और फिर उनके साथ क्या हुआ ये आप इमेजिन कर ही सकते हैं। अब यहाँ पर हम उनके D1 और दशांशांश मतलब D10 दोनों कुंडली को चेक करेंगे, क्योंकि कुंडली काफ़ी हद तक सिमिलर है और फिर भी इतना डिफरेंट आउटकम क्यों आए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन के ऊपर जो आपको कुंडली दिख रही है वो है एक सक्सेसफुल आईएएस ऑफिसर की। उनका D1 एंड D10 चार्ट मैंने स्क्रीन के ऊपर शो किया है। इसके अंदर देखिए हम 3 घरों के ऊपर प्राइमरी फोकस रखेंगे। सबसे पहला होगा लगन, क्योंकि वो सबसे इंपॉर्टेंट हाउस होता है, वो कंट्रोलर होता है आपके चार्ट का। दूसरा हम आपके 6th हाउस की बात करेंगे और 10th हाउस की तो बात डेफिनेटली होगी, क्योंकि वो ओवरऑल प्रोफेशन को शो करता है। 6th हाउस इसके लिए क्योंकि वो जॉब का है। अगर ये बिजनेस होता तो हम 7th हाउस को यहाँ पर कंसिडर करते। अब इनकी कुंडली में अगर आप देखें, लगन का जो मालिक है वो जाकर 10वें घर में बैठ गया, ठीक है, जो कि एक अपने आप में ही एक अच्छी पोजीशन मानी जाती है। बट एट द सेम टाइम चंद्रमा यहाँ पर नीच कर होकर बैठ गए। जो सेकेंडरी लॉर्ड है केतु, वो 12वें भाव में जाकर बैठ गए, जो कि एक गुड पोजीशन शो करता है, ठीक है। अब 6वें घर की बात करते हैं। 6वें घर में राहु महाराज यहाँ पर बैठे हुए हैं। 6वें घर में राहु को तो बहुत अच्छा माना जाता है, बट ये जो राशि है वहाँ पर वो इतने कंफर्टेबल है नहीं, तो मिक्स पोजीशन यहाँ पर भी आ गई। 10वें घर की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पर मंगल बहुत ही अच्छी पोजीशन में होकर बैठे हुए हैं, ठीक है। बट उनके जो लॉर्ड है वो 7th हाउस में जाकर बैठ गए और ऐसी राशि में बैठे हैं जहाँ पर वो इतने कंफर्टेबल है नहीं। तो वृषभ राशि में सूर्य इतने कंफर्टेबल है नहीं, ऊपर से वो 7वें घर में, तो हाउस वाइज नीच के हम उन्हें मानेंगे। हाउस वाइज डिप्लीटेटेड का स्टेटस भी यहाँ पर मिलेगा। सो मतलब ये जो चार्ट है अगर हम इसमें देखें तो एक साइड पे पोजीशन अच्छी होती है, दूसरे साइड पे पोजीशन थोड़ी डिफरेंट समझ आती है। जुपिटर यहाँ पर सपोर्ट कर रहे हैं डेफिनेटली, ठीक है। यहाँ पर सैटर्न, ठीक है, वो 9th हाउस में है। 9th हाउस में थोड़ी सी मतलब मेहनत उनको ज़्यादा करनी पड़ेगी अपनी किस्मत को लेके, और उसके तो लॉर्ड खुद ही डिप्लीटेटेड है। बट मंगल यहाँ पर चंद्रमा को देख रहे हैं तो थोड़ी सी सपोर्ट मिल रही है। तो ओवरऑल D1 में भी सिचुएशन थोड़ी बैलेंस आउट होती दिख रही है, बट एक वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा बोलने का कि ये एक इतने बड़े पोजीशन पे ये चार्ट पहुंचेगा। नेवरदलेस D10 पे जब हम जाएंगे तो तब एक पिक्चर क्लियर निकल कर आएगी। D10 में सेम हाउसेस को ज़्यादा फोकस देंगे, बट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट D10 में दशांश में आपका लगन ही होता है। लगन और 10th हाउस, ये दो को आप प्रॉपरली रीड कर लो तो काफ़ी हद तक आपको एक क्लियर कट पिक्चर मिल जाएगी। अब लगन को देखते हैं। यहाँ पर दशांश में कुंभ लगन की ये कुंडली बनी, ठीक है। इनके जो लॉर्ड है वो जाकर बैठ गए 9th हाउस में। तो जब भी लगन का मालिक 9th हाउस में जाकर बैठ जाता है, ये अपने आप में ही एक अच्छी पोजीशन मानी जाती है। इनके चार्ट में क्या हो रहा है कि वो उच्च का होकर बैठ गया, 7वीं राशि है यहाँ पर, शनि महाराज यहाँ पर उच्च के होकर बैठ जाते हैं। उसके बाद में कमाल की बात यह है कि इनके जो 10वां घर है, ठीक है, वहाँ पर शुक्र बैठे हुए हैं। शुक्र इनके कुंडली में योग कारक साबित हो रहे हैं, क्योंकि वो केंद्र के और त्रिकोण के लॉर्ड बन रहे हैं। और जब भी कोई भी ग्रह केंद्र का और त्रिकोण का मालिक बनकर बैठ जाता है तो ऑटोमेटिकली वो योग कारक बनता है, और योग कारक इनके 10वें घर में बैठ गए, तो ये भी एक और अच्छी पोजीशन हो गई। साथ में तीसरे लेवल पर अगर आप देखें, 10वें घर में 8वीं राशि है और यहाँ पर 9वें घर में 7वीं राशि है। शुक्र मंगल की राशि में बैठे हुए हैं और मंगल यहाँ पर शुक्र की राशि में बैठे, तो यहाँ पर परिवर्तन भी हो गया, मतलब एक्सचेंज भी हो गया दोनों में। तो अब ऑटोमेटिकली ये एक और पॉजिटिव बन गया। 9th हाउस और 10th हाउस का परिवर्तन वन ऑफ द पॉजिटिव परिवर्तन में माना जाता है, ठीक है। और ऊपर से ये योग कारक के साथ परिवर्तन हो रहा है तो ये और सुप्रीम है, और ऊपर से वो 10वें घर के लॉर्ड के साथ हो रहा है तो ये और सुप्रीम हो गया। तो कहीं ना कहीं 3-4 लेवल के ऊपर यहाँ पर पॉजिटिव दिख गया। यहाँ पर उच्च का सूर्य भी सीधी सीधी दृष्टि डाल रहा है 9th हाउस के ऊपर, एक और पॉजिटिव दिख गया। मर्क्यूरी की भी पोजीशन बहुत अच्छी है। 6वें घर का जो लॉर्ड है वो 11वें घर में जाके बैठा है, उसकी भी पोजीशन अच्छी होगी। जुपिटर यहाँ पर रेट्रोग्रेड है, वक्री है और नीच के होके बैठे हुए, तो ये एग्जॉल्टेड की तरह बिहेव करेंगे। उस लेवल की पावर अब इनमें आ गई है, तो जुपिटर भी यहाँ पर स्ट्रांग हो गए। सिर्फ राहु और
केतु थोड़े सा प्रॉब्लमेटिक चल रहा है, बट ओवरऑल D10 में 90% पॉजिटिविटी है। तो यहाँ पर D10 को देख के D1 में दिख रहा था कि 10th हाउस अच्छा है, तो यहाँ से कंफर्मेशन मिली, प्रॉमिस मिला चार्ट में कि D1 में चार्ट अच्छा है। फिर जब उसको D10 में आपने जाके देखा तो वो और एक्सपैंड हो गया, वो और ज़्यादा श्योर हो गया। अगर ये D1 में अच्छा था और D10 में बुरा होता तो भी फिर यहाँ पर सिचुएशन बदल जाए, तो ये एक मीडियम कुंडली होती। बट D1 में 10वां घर बहुत अच्छा था, 6वें घर की पोजीशन भी अच्छी थी, और यहाँ पर आकर अगर हम देखें D10 में वो और अच्छी हो गई, तो यहाँ पर हमें एक क्लैरिटी मिल गई कि दिस इज़ अ वेरी सुपर्ब कुंडली। तो यहाँ से तो ये पता चला। अब D10 ने बहुत अच्छा रोल निभाया, तो कभी भी कुंडली का विश्लेषण होगा, काम का विश्लेषण होगा, तो D10 आएगा। बिना D10 के विश्लेषण के एक क्लियर कट आइडिया देना बहुत डिफिकल्ट है। अभी हमने यहाँ पर D9 को नहीं यूज़ किया, ठीक है, नीच भंग राजयोग या फिर विपरीत राजयोग, मैं ऐसी चीज़ें अब लेके नहीं आ रहा बीच में, क्योंकि फिर ये वीडियो भी बहुत लंबी हो जाएगी और ये अननेसेसरी कन्फ्यूजन क्रिएट करेगी। सिर्फ उस लेवल तक ही मैं रख रहा हूँ जो सिंपल लेवल पे जो कोई 1-2 साल से ज्योतिष कर रहा है उसको भी समझ आएगी, और जो ऑटोमेटिकली बहुत टाइम से कर रहा है उसको तो समझ आ ही जाएगा। तो एक क्लियर कट आपको पिक्चर मिले। अब दूसरी कुंडली के ऊपर चलते हैं, जिनके लिए IAS पोजीशन मिली तो बट इतना अच्छा रिजल्ट उनका निकला नहीं। जब आप ये दूसरी कुंडली को भी देखेंगे तो एक सिमिलैरिटी आपको मिलेगी। ये भी वृश्चिक लगन की कुंडली है, ठीक है, और दशांश में भी यहाँ पर जाकर कुंभ लगन ही बन रहा है, तो डिग्री वाइज भी ये ज़्यादा दूर की डिग्री है नहीं, तो यहाँ पर एक बहुत अच्छी सिमिलैरिटी मिल गई। अब सेम स्टेप्स हम यहाँ पर फॉलो करेंगे। सबसे पहले लगन को देखते हैं। लगन का जो मालिक है वो जाकर 9th हाउस में बैठ गया। अपने आप में तो ये अच्छा माना गया, बट थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा। 6वें घर का भी मालिक मंगल ही बनता है, तो 6वें का मालिक और लगन का मालिक दोनों ही मंगल बने और दोनों ही जाके 9th हाउस में बैठ गए। वैसे तो ये पोजीशन अच्छी मानी जाती है, बट यहाँ पर सिचुएशन क्या हो गई कि वो कर्क राशि में आकर बैठ गया, और आपको पता है मंगल कर्क राशि में नीच के हो जाते हैं, तो लगन का मालिक भी यहाँ पर नीच हो गया, और 6वें घर का जो इनका जॉब का मालिक है वो भी यहाँ पर नीच का होकर बैठ गया। तो यहाँ पर एक मुसीबत, एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन खड़ी हो गई। साथ में 10वें घर को देखते हैं। 10वें घर में यहाँ पर शुक्र बैठे हुए हैं, और वो बैठे हुए हैं सूर्य की राशि में, तो मतलब यहाँ पर शुक्र भी इतने कंफर्टेबल है नहीं, ठीक है, बट शुक्र है 10वें घर में, शुक्र इतने बुरे भी नहीं माने गए, ठीक है, मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम भी दे देते हैं। बट यहाँ पर चेक करते हैं उसका जो लॉर्ड है उसको देखते हैं, तो लॉर्ड 10वें घर का जो स्वामी है वो जाकर बैठ गया 8वें घर में। तो ये अपने आप में ही एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन बन गई। एक डिक्टिम यहाँ पर आप नोट कर लीजिए, जैसे ही 10वें घर का मालिक 8वें घर में चले जाए तो सिंपल से आ जाता है कि यहाँ पर बहुत ही अप्स एंड डाउन इनको अपने काम में, बिजनेस में, जॉब में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पर एक सडननेस होगी, एक ट्रांसफॉर्मेशन होती ही रहेगी, एक ट्रांसफ़र भी लोकेशन यहाँ पर होती ही रहेगी। और जो 8वां घर होता है वो कहीं ना कहीं बदनामी का घर भी होता है, तो यहाँ पर इनको बदनामी फेस करने के भी बहुत ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं। अब 8वें घर में ऊपर से क्या हो गया कि सूर्य आके बैठ गया, तो सूर्य का अपना भी एक अलग से प्रेडिक्शन आता है कि जब भी सूर्य, वो कहीं का भी मालिक हो, वो 8वें घर में जाकर बैठ गया, वो आपकी बदनामी करवाएगा ही करवाएगा, क्योंकि सूर्य आपका नेम एंड फेम का कारक है, और वो जब जाकर 8वें घर में बैठता है तो सिचुएशन गड़बड़ हो जाती है, आपका नेम एंड फेम खराब होता ही होता है। अब इनकी कुंडली में क्या हुआ कि वो 10वें घर का स्वामी है, ठीक है, तो इसके लिए जो बदनामी होगी, जो प्रॉब्लम्स आएगी, वो किसके रिलेटेड आएगी? इनके प्रोफेशन के रिलेटेड आएगी। अब प्रोफेशन का जो यहाँ पर घर है उसमें शुक्र बैठा हुआ है। शुक्र विमेन का कारक है, शुक्र लग्जरी का कारक है, और शुक्र फाइनेंस का भी कारक है। मतलब गुरु ग्रह के साथ साथ शुक्र का भी बहुत बड़ा रोल आता है फाइनेंस के मामले में, तो ये भी आप याद रखिए। तो अब फाइनेंस के रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी, विमेन के रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी, लग्जरी के रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी, और रेट इन्हीं चीज़ों के ऊपर इनकी पड़ी थी, तो यहाँ पर भी डिफ़िकल्टी आई। बट चलिए, ये तो D10 में कंफर्म होगा कि ये कैसी सिचुएशन बन रही है, क्योंकि D1 में सिचुएशन अब ख़राब है, इतना हमें आइडिया लग गया। D जो 1 है उसमें इतनी अच्छी सिचुएशन बनी नहीं, D10 में हो सकता है सिचुएशन सुधर जाए, ख़राब हो जाए, लेट्स सी। जब आप D10 में जाते हो तो यहाँ पर कुंभ लगन बनता है। जो लगन का मालिक है
वो शनि बना और शनि जाकर बैठ गए 8वें भाव के अंदर। तो जो लगन होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है D10 चार्ट का, और वहाँ से क्लैरिटी क्या मिल रही है कि अब वो 8th हाउस में चल रहे हैं, तो ये इतनी अच्छी सिचुएशन नहीं बन रही। ऊपर से वो रेट्रोग्रेड हो गए, वक्री हो गए, तो थोड़ा सा स्ट्रांग हो गए, बट एक ऐसे घर में स्ट्रांग हुए जहाँ पर इतना अच्छा फायदा है नहीं 8वें घर में। अब दूसरी बात क्या है, इनकी कुंडली में भी योग कारक की स्थिति बनती है, और योग कारक शुक्र बने, और इनका जो लगन का स्वामी है वो बैठा योग कारक के साथ है। तो ये एक बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ आ गई कि लगन का मालिक योग कारक के साथ बैठ गया, तो एक बार अच्छा तो होगा ही होगा। अब यहाँ पर एक समझने वाली बात बहुत है, काफ़ी स्टूडेंट्स पूछते हैं, काफ़ी लोग यहाँ पर ये कंफर्मेशन नहीं उनको मिलता कि यहाँ पर अब ये योग कारक की स्थिति तो बन गई, योग कारक के साथ लगन का स्वामी बैठ गया तो बहुत अच्छी बात है, पर बैठा 8वें घर में, तो अब ये अच्छा करेगा कि ये बुरा करेगा? ये दोनों चीज़ें करेगा। वो योग कारक के साथ बैठा है तो वो अपना गुड प्रॉमिस फुलफिल करेगा, बट वो बैठा कहाँ पर है? 8वें घर में बैठा है, तो अपना बैड प्रॉमिस भी फुलफिल करेगा। तो यहाँ पर सिचुएशन अच्छी भी होगी और बुरी भी होगी, दोनों चीज़ें फुलफिल होगी, दोनों प्रॉमिस हुए हैं कुंडली के अंदर, तो दोनों चीज़ें फुलफिल होगी। ये नहीं है कि वो कंप्लीटली ही नेगेटिव जाएगा, अच्छा भी होगा और बुरा भी होगा। दूसरी प्रॉब्लम क्या हुई कि 6वें घर का जो स्वामी है वो भी यहाँ पर आकर साथ में बैठ गया, तो ये जितनी भी सिचुएशन बनी या 8वें घर में बन गई, इसकी वजह से प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन और बनी। अगर यही 9वें घर में बन जाती तो कहीं ना कहीं थोड़ा बचाव हो जाता। अब 10वें घर में मंगल बहुत अच्छा बैठा हुआ है, तो ये वन ऑफ द गुड पोजीशन आ गई मंगल की। एक तो वो कंफर्टेबल है अपनी राशि के अंदर ही, ठीक है, इवन दो वो अपनी मूल त्रिकोण में नहीं है, बट स्टिल ये उसकी राशि है, तो यहाँ पर हम मंगल को ठीक मानेंगे। और वो 10वें घर में भी है, 10वें घर का मंगल वैसे भी अच्छा माना गया। लगन के मालिक की भी पूरी दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है, तो ये एक पॉजिटिव बात हुई कि लगन का स्वामी देख रहा है 10वें घर को, इट्स वेरी गुड। बट प्रॉब्लम दूसरी यहाँ से क्या हो गई कि वो 12वें घर का स्वामी भी है, तो 12वें घर का स्वामी होकर उसने वो चीज़ खराब भी किसी न किसी बात तक कर दी। तो यहाँ पर ये जो सिचुएशन है ये निगेट होगी, ना इसको बहुत अच्छा मानेंगे ना तो इसको बहुत बुरा मानेंगे। तो अब यहाँ पर जो सिचुएशन बनी वो इतनी अच्छी बनी नहीं। तो इन सब चीज़ों को जब आप आइडिया लगाते हो, देखते हो, तो फिर आपको एक क्लैरिटी मिलती है कि 8वें घर में ये सारी पोजीशन बनी, 6वें घर का जो लॉर्ड है जो कमी का होता है वो भी आकर साथ में बैठ गया, तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट कर दी। तो जुपिटर ने काफ़ी हद तक कंट्रोल किया। जुपिटर जब भी केंद्र में आ जाता, आपने बहुत बार सुना होगा कि जुपिटर केंद्र में आकर बैठ जाए तो वो कहीं ना कहीं सारा कुंडली संभाल ही रहता है काफ़ी हद तक। तो जुपिटर ने अपनी पूरी कोशिश की है यहाँ पर कुंडली को संभालने की, यहाँ पर बैलेंस आउट करने की, तो वो एक लेवल तक संभाल पाया, ठीक है। सूर्य की पोजीशन भी यहाँ पर काफ़ी अच्छी मानेंगे, 11वें घर का सूर्य अच्छा होता है और ऊपर से वो गुरु की राशि में बैठा है, तो यहाँ पर सूर्य ने भी अपना अच्छा रोल निभाया, सूर्य ने भी सपोर्ट करनी है। सो गुरु ग्रह, सूर्य ग्रह ये सपोर्ट काफ़ी हद तक कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर मर्क्यूरी भी काफ़ी हद तक अच्छा बैठा हुआ है, बट मुसीबत सारी लगन के साथ और 10वें घर के साथ कनेक्ट हो गई, और कहीं ना कहीं फिर ये प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन तो बननी थी। तो अब यहाँ पर मैंने सिर्फ इनके प्रोफेशन तक ही ये कुंडली को रखा है। इनके एजुकेशन के योग भी बहुत अच्छे थे दोनों में ही, इसके लिए ऑफकोर्स इतना डिफ़िकल्ट टेस्ट क्लियर कर पाए। 6वें घर जो कंपटीशन का होता है वहाँ पर भी सिचुएशन अच्छी बन रही थी, इसकी वजह से वो सिचुएशन भी क्लियर आउट हुई। अब सवाल ये उठता है कि क्या इसे टाला जा सकता था? देखिए, इसे किसी हद तक कम किया जा सकता था, टाला तो बिल्कुल भी जा नहीं सकता था। बट अगर यही कुंडली का विश्लेषण पहले होता तो उनको बताया जाता कि 10वें घर की सिचुएशन इतनी अच्छी है नहीं, 10वें घर का स्वामी भी आपका 8वें घर में है और सूर्य आपका 8वें घर में, तो बदनामी होने के पूरे चांसेस है। तो आपको आपके जो तौर तरीके हैं उनके ऊपर थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ेगा। और एक और आप यहाँ पर टिम ये ऐड कर सकते हैं कि कुंडली का स्वामी जब भी किसी भी कुंडली में मंगल नीच का हो जाए, ठीक है, तो वो अनफेयर मीन्स अग्रेशन की तरफ जाना, उसकी तरफ वो लेके जा सकता है। इसका मतलब नहीं कि आप जाएंगे ही जाएंगे, बट आपको मौके बहुत मिलेंगे, तो आपको थोड़ा सा वहाँ पर भी केयरफुल होकर चलना है। और D10 में जब लगन का स्वामी 8वें घर में जाकर बैठ जाए तो वहाँ पर सबसे एक सिंपल वर्ड निकल कर आता है अनसर्टेन। कुंडली में अनसर्टेन चीज़ें, मतलब इनका जितना भी प्रोफेशन है वो सारा अनसर्टेन हो जाएगा, रहेगा भी, नहीं भी रह सकता है। अच्छी सिचुएशन बनी थी तो ये राइज अप हुए, बुरी सिचुएशन बनने की वजह से इनके हाथों से सब चले गए। अगर इनको स्टार्टिंग में गाइडेंस मिल जाती है और ये बुरे काम नहीं करते, ठीक है, इनका इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, बदनामी इनकी फिर भी होती, क्योंकि सूर्य भी 8वें में था, D10 में भी इनके लगन का मालिक 8वें घर में जा रहा था, तो कहीं ना कहीं सिचुएशन तो प्रॉब्लमेटिक बन ही रही थी दोनों जगह पे। ऑफ कोर्स बदनामी होती,
अगर इन्होंने कुछ नहीं भी किया होता, अगर आप इतनी बड़ी पोजीशन पे और आपके ऊपर इंक्वायरी भी बैठ जाए तो भी वो एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन बताता ही है। यहाँ पर अच्छी बात देखने की ये है कि ये रोका जा सकता था एक सर्टेन लेवल तक, बट ऑफ कोर्स वो गाइडेंस की बात है, आप किस्मत की बात है कि इन्होंने, और लोगों का प्रॉब्लम यही है कि वो जब मुसीबत गले आ पड़ती है तो तब जाकर कंसल्टेशन लेते हैं। तो ये कुंडली का विश्लेषण था। यहाँ पर मेरे बताने का मकसद एक ही था कि D10 दशांश आपके काम के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, आपके बिजनेस के लिए, जॉब के लिए, वर्क के लिए। तो जब भी आप कुंडली का विश्लेषण कराते हैं D10 का डेफिनेटली कराइए, क्योंकि सिचुएशन D1 में कैसी भी हो उसका फुल कॉन्फिडेंस D10 में ही मिलेगा। मैं ऐसी वीडियोज़ और लेकर आता रहूँगा। कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। टिल देन, नमस्ते।